तो एक आपको स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा दी हुई है और एक दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स दिया हुआ है। अब चलते हैं फटाफट से सॉल्यूशन पर। जब जो सरल रेखा होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी भी सरल रेखा की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। और जब कोई सरल रेखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसी दीर्घवृत्त पर स्पर्श करती है, उसको टच करती है, तो क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कंडीशन होती है जब कोई सरल रेखा किसी दीर्घवृत्त को टच करती है, तो कंडीशन बनती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको लगे, जैसे ये फॉर्मूला है यहाँ पर सरल रेखा का, यहाँ पर इसको आप नोट कर लेना। सरल रेखा अगर दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते चलेगा। अभी अगर इसको स्पर्श करती है, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब हमारे पास जो दीर्घवृत्त है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास दीर्घवृत्त है। और सरल रेखा क्या है हमारे पास, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये सरल रेखा है। अब सरल रेखा की जो एक्चुअल फॉर्म है वो तो ये होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसको हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया है, वाई साइन अल्फा इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस। जब सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू एक्स प्लस पी अपॉन साइन अल्फा। यानी कि अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, या इसको आप माइनस कॉट अल्फा भी कह सकते हैं। और c की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू भी मिल गई है और c की वैल्यू भी मिल गई है। अभी ये m और c की जो वैल्यू है हम कहाँ पर रखेंगे, इस वाली कंडीशन में। यहाँ पर c की वैल्यू रखेंगे और m की वैल्यू रखेंगे, तो जो हमसे कंडीशन पूछी है वो आ जाएगी इन चारों ऑप्शंस में से कोई आएगी या फिर नन ऑफ दीज आएगा। तो देखते हैं। अब देखिए हमने कंपेयर कर लिया, m की वैल्यू आ गई है और c की वैल्यू आ गई है, फिर इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी है। तो सॉल्व करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये आपकी क्या कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आपके पास आ जाएगी। क्लियर है। किस फॉर्मूले में m और c की वैल्यू रखी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लेना, इसको कहीं पर नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, कोई भी फॉर्मूला हो आप नोट करते ज़रूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेखाएं x इक्वल टू ए वाई प्लस बी और z इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी और x इक्वल्स टू ए डैश वाई प्लस बी डैश एंड z इक्वल्स टू सी डैश वाई प्लस डी डैश, ये लंबवत हैं यानी कि परपेंडिकुलर हैं। तो जब रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर या लंबवत होती हैं तो उसकी भी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। जब रेखाएं होती हैं लंबवत एक दूसरे के तो कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको वैल्यूज रखनी होती हैं, ठीक है। तो जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो ये कंडीशन होती है, ये पूरे यहाँ से आपको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट डाउन। दो रेखाएं हैं, पहली है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, y माइनस वाई वन अपॉन बी वन और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। दूसरी है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये लंबवत होंगी यानी कि परपेंडिकुलर होंगी जब ये कंडीशन होगी। अब हमारे पास जो रेखा गिवन है पहली वाली वो है ये x इक्वल टू ए वाई प्लस बी एंड z इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर भी y कॉमन है, यहाँ पर भी y, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो क्या आ जाएगी x माइनस बी अपॉन ए, तो यही आ गई। यहाँ से भी निकालेंगे तो z माइनस डी अपॉन सी, तो y इक्वल्स टू क्या है दोनों y के, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, लाइन की फॉर्म में हमने इसको बना लिया। फिर जो दूसरी हमारे पास लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू ये वाली, इसको भी यहाँ पर y निकालेंगे और यहाँ पर y और इनको इक्वल में रख लेंगे। अब इन दोनों के लंबवत होने की क्या कंडीशन होगी, वही कंडीशन क्या, अब मैंने आपको बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा a1 a2 b1 b2 है, तो वो ये जो फॉर्मूला हमने देखा था, देखिए
ये होगा A1, ये होगा A2 जो अपॉन में है, ये B1 होगा, ये B2, ये C1 होगा, ये C2 होगा। बस इनकी मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी आंसर के रूप में। खुद से जब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको क्लियर नहीं होगा। सिर्फ देखकर ये मत सोच लेना कि हाँ आपने देख लिया आपको समझ आ गया। उस वक्त ऐसा लगता है कि आपको वो आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें रह जाते हो, तो इसलिए आपको खुद से भी ज़रूर हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 कहता है यदि 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो तो हमें 2x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस वाई प्लस 2 के होल क्यूब की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। देखो जब आपको यहाँ पर इक्वल में 5 दिया है और जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड है 3 और 2 भी उसमें आ गए, तो आप समझ पा रहे हो कि 3 और 2 5 होते हैं, यानी कि इस 5 को हमें 3 और 2 में तोड़ना है कहीं ना कहीं। तो हमने इक्वेशन ले ली जो हमें गिवन है, हमने 5 को 3 + 2 लिख लिया और 3 को हम इधर माइनस में ले गए और y को हम इधर ले आए, तो कंडीशन बन गई 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y प्लस 2। अब हमने क्या किया, अब हम इस पूरे को भी इधर ले गए तो ये माइनस में आ जाएगा और हमने इसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो दोनों तरफ क्यूब कर लिया और फिर इसको भी इधर ले गए, तो ये आपके पास हो गया इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब रिक्वायर्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको 3 + 2 किया और इसको हम यहाँ पर ले गए 3 को और इसको यहाँ पर, फिर से समझो ये कंडीशन मान लो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन क्या चाहिए, 2x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब, आपने वो लिख लिया। लेकिन 2x माइनस 3 तो y प्लस 2 के बराबर, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। समझे यहाँ पर क्या किया, पहले हमने 2x माइनस 3 की एक वैल्यू निकाल ली जो कि क्या ही y प्लस 2, तो जब हम यहाँ पर y प्लस 2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्र यानी कर्व है y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके बीच का प्रतिच्छेदन कोण आपको निकालना है, इसका एंगल निकालना है। ठीक है, दो आपको वक्र दिए हुए हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, एंगल को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होती है स्लोप यानी कि ढाल, वक्र की ढाल यानी कि स्लोप ऑफ कर्व चाहिए होती है और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। क्लियर है, तो जब दो वक्र हैं तो एक की हम स्लोप m1 मान लेते हैं और एक की मान लेते हैं m2, और जब हमें m1 m2 पता चल जाएंगे, स्लोप पता चल जाएगी, तब हम एंगल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। स्लोप का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना। m1 m2 कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपको एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आगे देखते हैं कि स्लोप्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक है y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जो देखो इन दोनों को सॉल्व करके ना, जो आपको ये हमेशा एंगल पूछेगा तो हमेशा आपको दो इक्वेशन होंगी। अब उन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, ये आप हमेशा याद रखना। अब ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन है, दूसरी का जो y की वैल्यू क्या है, दूसरी में एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आप कहाँ रख दो, पहली वाली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन से y इक्वल टू की वैल्यू पहली में रख दो, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू दो आ गई हैं, एक +√2 और एक -√2। क्लियर है, अब ये x की दोनों वैल्यूज़, ये जो x की वैल्यूज़ हैं, अब हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो y इक्वल टू जब आप √2 का स्क्वायर करोगे, चाहे माइनस का करो चाहे प्लस का करो, 2 ही आपको मिलेगा। तो जब आपने ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दी सेकंड वाली में, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 2, y की 2 ही मिलेगी, चाहे +√2 रख लो चाहे -√2 रख लो। लेकिन x की दो वैल्यूज़ हैं और y की क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास बन जाएगा, एक बार +√2
2 और एक बार -√2 क्योंकि एक बार x की वैल्यू √2 है, y की 2 है, और एक बार x की वैल्यू -√2 है और y की तो 2 ही है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब जो पहली इक्वेशन थी, ठीक है, जो पहली इक्वेशन थी y = 4 - x², हम इससे निकालेंगे स्लोप m1। m1 होता है dy/dx। याद रखना, जब स्लोप आप निकालते हो उसका मतलब होता है dy/dx, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4 हो जाएगा 0 बिकॉज 4 कांस्टेंट है, और x² का हो जाएगा 2x और माइनस था तो माइनस। तो पहली स्लोप आ गई आपकी -2x। दूसरी इक्वेशन की स्लोप निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन ये है, x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपने m1 वैल्यू निकाली है -2x, इसको आप पहले वाले पॉइंट पे निकालेंगे √2 और 2 के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, √2, तो यहाँ पर आप √2 रख देंगे, तो आपके पास m1 क्या आ जाएगा यहाँ पर -2√2। और जब आप यही पॉइंट्स m2 में रखेंगे, पहले वाला जो पॉइंट था वो आपने m1 में रख दिया, x की वैल्यू √2 रख दी, और यही पॉइंट आपने m2 में रख दिया, x की वैल्यू √2 रख दी, तो m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। अब सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया था और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। tan थीटा बराबर मॉड, यहाँ पर मॉड भी होता है, ये मैं आपको बताना भूल गई, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जाएगा m1 - m2 / 1 + m1 m2। ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, सॉल्व करके tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपको पता चला कि जब आपको एंगल निकालना होता है दो कर्व्स के बीच का, तो आपको tan थीटा पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में होती है स्लोप m1 m2। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है dy/dx। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले जो हमें दो इक्वेशन दी होती है उनको सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल लेते हैं x y। फिर जब स्लोप निकाल लेते हैं उनमें हम पॉइंट्स को पुट करते हैं, तो फाइनल m1 m2 की वैल्यू होती है, जिससे हमें एंगल फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, एक तो दो कर्व के बीच का एंगल निकालना और एक दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए, लेकिन इस टाइप का ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो कर्व्स के बीच का एंगल और दो कर्व्स के बीच का एरिया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको बता रहा है, ठीक है। तो इस पर आप ट्रस्ट करिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आपको दो कर्व दी हुई है कि y² = x, एक है x² = y, तो इनके द्वारा घिरे क्षेत्रफल का हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों हमने इक्वेशन ले ली, यहाँ पर भी हमें वही करना है। शुरू में यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के पॉइंट्स हम निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं, ये x1 नहीं है, ये x² है, ठीक। तो y की वैल्यू क्या है, x²। तो जब ये y की वैल्यू x² हमने दूसरी इक्वेशन में रखी तो ये बन गई x⁴ = x, उधर ले गए तो ये आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिल गई है, x की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, क्योंकि एक बार x को 0 करेंगे तो 0 और x³ - 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 1। तो x की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं 0 और 1। अब इन दोनों को एक एक करके हम y वाली इक्वेशन में रखेंगे तो y की भी दो वैल्यूज़ मिलेंगी 0 और 1। समझ गए इतनी बात? x की दो वैल्यूज़ आई हैं, फिर उनको y वाली इक्वेशन में रखेंगे तो y की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 और 1। अब देखो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, क्या मेन फॉर्मूला है क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का। यहाँ पर हम करते हैं इंटीग्रेशन, जो भी y की लिमिट होती है वो हमें चाहिए होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम किसका करते हैं, y/dx करते हैं, y का इंटीग्रेशन करते हैं, तो y की लिमिट चाहिए होती है। y की लिमिट क्या है, 0 to 1, तो वही हमने लिखा माइनस, क्योंकि दो y है, एक y में से दूसरा y माइनस करोगे उनका इंटीग्रेशन करके, तो 0 to 1 y/dx माइनस 0 to 1 y/dx। ये y की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। अब y की पहली इक्वेशन में क्या वैल्यू है वो देख लो, तो y की वैल्यू है x²। तो पहले हमने क्या रख दिया y की जगह, देखो एक में हमने y की जगह x² रख दिया और एक में y की जगह क्या रख दिया यहाँ पर √x। तो ये y की वही वैल्यूज़ है जो इक्वेशन में गिवन है और हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है।
अब इनको हमने क्या कर लिया, एक साथ इंटीग्रेशन 0 to 1 लिख लिया क्योंकि सेम इंटीग्रेशन है। ये रूट एक्स है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है ना, ये x की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें +1/1/2 +1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 2 + 1/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 और ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 1/3। इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो वही करेंगे, पहले दोनों में x की जगह 1 रखेंगे, फिर माइनस दोनों में x की जगह 0, तो ये 0 हो जाएंगे और आपका जो राइट आंसर है एरिया है वो आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि वर्ग इकाई। तो एरिया निकालने के लिए ये सब आपको करना होता है। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने होते हैं और उसके बाद क्षेत्रफल में आपको हमेशा वाई का इंटीग्रेशन करना होता है और लिमिट जो भी होती है वाई की वो आपको पुट करनी होती है। तो ये आपको करना होता है और फाइनली इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन हम इससे पहले के सेशंस पे कर चुके हैं। d/dx ऑफ 10 cos इनवर्स x और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर किसका है, 10 cos इनवर्स x का होल स्क्वायर हमारे पास है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब d/dx का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे कि पहले cos इनवर्स x को सॉल्व करके उसको 10 की फॉर्म में बनाएंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब cos इनवर्स x को अगर हमने थीटा मान लिया है तो cos थीटा अगर इधर ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब x के अपॉन में हम 1 तो मान ही सकते हैं, तो हमने 1 मान लिया। अब मैं आपको पहले भी हर सेशन में बता चुकी हूँ कि हिंदी में अगर आपने ये याद किया हुआ है तो लाल अपॉन कक्का होता है और कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है कॉस की वैल्यू। तो यहाँ पर बेस या आधार आपको कितना मिला है, x, और कर्ण या हाइपोटेन्यूज कितना है, 1। तो जब ये वैल्यूज़ आपके पास है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली, लंब की वैल्यू। उससे हम क्या करेंगे, उससे हम इस tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, लंब, आधार, ठीक है, लंब भी, आधार भी है और कर्ण भी है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार होता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास, √1 - x स्क्वायर, और बेस कितना था, x। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर क्या रखा था हमने, cos इनवर्स x रखा था, थीटा के प्लेस पर क्या रखा था, cos इनवर्स x रखा था। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई है, tan थीटा इक्वल्स टू √this/x, ये वैल्यू आई है। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स आएगी, tan इनवर्स में, और जो थीटा की वैल्यू है, और थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, तो वो थीटा की वैल्यू आप इस cos इनवर्स x के प्लेस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर तो tan है और वो हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू है वही रह जाएगी। क्लियर है, देखो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x की जगह पर आप क्या रख दोगे, ये वैल्यू जो आई है, ठीक है, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसका आपने इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो इस पूरे का ये होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर अंदर ओपन कर देंगे तो ये 1 - x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हमने इसको क्या कर लिया, अलग अलग कर लेंगे, 1/x स्क्वायर अलग कर लिया और -x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अलग कर लिया। तो ये तो कैंसिल होके -1 रह जाएगा और ये 1/x स्क्वायर रह जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो x की पावर -2। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -3 या -2/x की पावर 3। तो यही आपका
जो एक्चुअल आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, वो आ जाएगा। हर बार आपको बोलती हूँ कि पेन पेपर आपको लेके ज़रूर बैठना है जब भी आप कभी किसी से भी रीजनिंग या फिर मैथ्स पढ़ते हैं। तो या तो आप पहले सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, या साथ साथ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको लिखते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है अंडर रूट में 3 + 2√2 माइनस अंडर रूट में 3 - 2√2, इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और आपने एक बार इसको पहले सॉल्व नहीं किया होता तो आपको देखने में लगता है क्या करूँ, इसका होल स्क्वायर करूँ या क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो या टाइम ज़्यादा लगाओगे। लेकिन जब कोई क्वेश्चन आपके आंखों से गुजर जाता है, आपने सॉल्व कर लिया होता है, फिर आप उसके पैटर्न को समझ पाते हैं और जल्दी कम टाइम में एग्जाम में भी उसको कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया है। अब जैसे ये यहाँ पर 2√2 बन रहा है तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं इसमें √2 बनेगा और ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? हमने 3 को स्प्लिट कर दिया है 2 + 1 में, इधर भी और इधर भी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये √2 + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 + 2√2 बन गया ये। तो इसीलिए हमने इसको स्प्लिट किया है। और आप कहोगे अगर स्प्लिट नहीं होता तो क्वेश्चन ही नहीं होता। क्वेश्चन दिया ही इसलिए है क्योंकि स्प्लिट होकर फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये √2 + 1 का होल स्क्वायर हो चुका है, ये √2 - 1 का होल स्क्वायर हो चुका है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये √2 + 1, ये √2 - 1। अब जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप कम समय में कर पाएंगे, लेकिन वो तभी कर पाएंगे तब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मैं आपको बोलकर सब चीज़ें बताती रहूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। क्वेश्चन आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना है कि आपसे नॉट ट्रू पूछा है या ट्रू पूछा है। पहला ऑप्शन है अगर mod a mod b के बराबर होता है, इसका मतलब है कि a भी b के बराबर होता है। दूसरा है इफ़ a क्रॉस b का जो मॉड है, मॉड ऑफ a क्रॉस b = a का स्क्वायर = b का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है a - b के होल स्क्वायर के। इतना आपको क्लियर है। फिर थर्ड में कहता है कि a क्रॉस b डॉट c जो है, a क्रॉस b डॉट c परिभाषित नहीं है, डिफाइन नॉट डिफाइन है। और आगे क्या कहता है? यदि एक समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को क्रमशः सदिश a और b से प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, तो mod a क्रॉस b होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? mod a क्रॉस b। ठीक है, ये इसने बोला है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी जो सदिश हैं भुजाएं वो क्या है, a और b सदिश के रूप में है, तो उसका क्षेत्रफल होगा mod a क्रॉस b होगा। तो इन चारों में से कौन सा गलत है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है आपका रॉन्ग है, और क्यों रॉन्ग है उसको भी हम देखेंगे। याद रखिएगा इस बात को आप कि अगर mod a mod b बराबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि a और b भी बराबर हों। अगर ये कंडीशन है और फिर इसके बाद कहे कि a और b बराबर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। अब मान लेते हैं कि a की वैल्यू है i + j, यहाँ पर वेक्टर ही लेते हैं, वेक्टर i + j सदिश ले रहे हैं क्योंकि। अब अगर इसका मॉड निकालें तो मॉड निकालना आपको आता होगा, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके रूट लेते हैं। i का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस j का कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या आ गया √2, तो इससे निकलता है मॉड। क्लियर है। b मान लेते हैं j + k, तो इससे भी जब हम मॉड b निकालेंगे वेक्टर b का, तो ये भी क्या आएगा √2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मॉड a भी √2 आया है और मॉड b भी √2 आया है, लेकिन क्या a और b बराबर है? नहीं। क्लियर है, ये आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पिंड है, u वेग से अल्फा झुकाव के साथ ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन इंक्लिनेशन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल है,
तो मैक्सिमम हाइट h क्या होगी इन सब में से, ठीक है। तो ये इस जो स्टैटिक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैटिक्स के चैप्टर से ये फॉर्मूला है। क्या ये आपको याद है कि जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, जब हाइट मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जब हाइट मैक्सिमम होती है तो हाइट का फॉर्मूला होता है h = u² sin² α/ 2g। ये आपको याद करना है, ये आपको डायरेक्टली भी याद रखना है, प्रूव भी हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछे तो h बराबर क्या होता है, u² sin² α/ 2g। u² sin² α/ 2g कैसे, देखो इसमें हम यूज़ कुछ इस तरह से इसने बोला है, सारे एक पिंड है, u वेग से डाला गया है, अल्फा एंगल है, तो आप ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला आपके पास हो जाता है u sin α और ये हो जाता है u cos α, जब ये अल्फा एंगल होता है उस कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करते हैं गति का तीसरा समीकरण, ठीक है, जो स्पीड फॉर्मूला होता है उसका जो थर्ड वाला इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v² = u² + 2gh, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। v² = u² + 2gh ये होता है। अब जब हाइट मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी यानी वेग होता है वो ज़ीरो होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम जब हाइट होती है तो उस पर आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है, तो v यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, u यहाँ पर क्या हो जाएगा, u sin α - 2gh। तो जब आप इस यहाँ से सॉल्व करके h की वैल्यू निकालते हो तो क्या आती है, u² sin² α/ 2g। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस कंडीशन में आप जो ये वाला होता है वर्टिकल वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइट की बात हो रही है तो वर्टिकल वाला एंगल जो होता है वो यूज़ होता है u sin α, ठीक है। तो u के प्लेस पर क्या आ गया, यहाँ पर u sin α आ जाता है, ठीक है। और क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया गया, ऊपर से वो नीचे आ रहा है, तो ये आपका हो जाता है -2gh। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से आपके h की यानी कि हाइट की वैल्यू क्या आ जाती है, u² sin² α/ 2g। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कहता है मॉड में आपके पास वैल्यू है x + 2 2 2 2x + 2 2 2 2x + 2 = 0 गिवन है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको ये वैल्यूज़ दी हुई है, तो इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दी हुई है, x की वैल्यू इसमें पूछी है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसमें आपको आप अपने तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आपने छोटे से छोटा बनाना है और फिर क्या निकाल लेना है, इसका मॉड निकाल लेना है। देखो कैसे, यहाँ पर हमने रो ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, रो होती है ये और कॉलम होता है ये, तो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं ऐसे, और कौन सी रो में लगा रहे हैं, पहली रो में। तो चेंजेस जो होंगे वो पहली रो में होंगे, इसका मतलब होता है पहली रो में चेंजेस होंगे, क्या होंगे, r1 - r2, पहली में से दूसरे को माइनस करके पहली में लिखेंगे, तो इसमें से ये जाएगा तो ऊपर x बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो -x आएगा, ऊपर आएगा सिर्फ क्योंकि r1 में चेंज हो रहा है, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। वैसे ही r2 में चेंज करेंगे, r2 - r3 करके, तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी ये, ठीक है। अब ये इससे छोटी नहीं हो सकती है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम करेंगे एक चीज़, इसमें चाहे तो और कर सकते हैं रो 1 में ही, ठीक है, जो रो 1 है उसमें आप क्या कर सकते हो, r1 + r2 कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा एक और 0 यहाँ पर, ठीक है। r1 + r2 करोगे तो ये तो x ही रहेगा, ये -x यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0, वो भी कर सकते हो, या फिर रो 2 में आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो, बाकी यहीं पर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर हम कैसे करते हैं, या तो कोई एक रो ले लेते हैं या कॉलम ले लेते हैं। पहले मैंने आपको ये बताया है, मान लीजिए हमने क्या लिया है, मान लीजिए कोई रो आप ले लीजिए, तो x के, और इसमें लेते कैसे हैं, ये रो ले ली प्लस माइनस प्लस, इनसे पहले साइन लगता है, मान लीजिए पहले क्या है, प्लस का x है, तो ये रो और ये कॉलम छुपा लेना होता है, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, दिस माइनस दिस। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस का x है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है और पहला एक माइनस साइन वाला आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब इसकी कॉलम और इसका रो छुपाकर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर 0 की तो किसी से भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो उसे सो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 42 कहता है यदि a b और c अशून्य है यानी कि नॉन ज़ीरो हैं, जबकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0, तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी। ए बी सी नॉन ज़ीरो हैं। देखिए जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तब हमेशा पेन पेपर लेके बैठें। दो तरीके हैं आप कर सकते हैं, तो साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, पहले पूरा सेशन देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से आप लगा लेना, क्योंकि जब तक आप कितनी बार भी देख लो खुद से नहीं लगाओगे पेन से तो आपका वो जो कंसेप्ट है और क्वेश्चन है क्लियर नहीं होता अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है एक। तो अब बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो हमें कंडीशन क्या दी हुई है, यहाँ पर कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है और ए बी सी नॉन ज़ीरो है। जब भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो ये कंडीशन बनती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपका बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। तो abc को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये इक्वल में आ जाता है। ये कंडीशन कब होती है, मैंने आपको बताया जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तब ये कंडीशन होती है। अब आपको जो वैल्यू जिसकी चाहिए आपने वो यहाँ पे टर्म रख ली और इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया। नीचे एलसीएम आ जाएगा ए बी सी और एलसीएम लेना आपको आता होगा, ये मैं मानकर चल रही हूँ। तो यहाँ पर ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर बी क्यूब, यहाँ पर सी क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या बन चुका है, यहाँ पर आप देखिए बन चुका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। क्लियर है, ये बन चुका है। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, इनको अलग अलग, तब हम इनकी जब वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है 3abc, तो हमने इसके प्लेस पर क्या पुट कर दिया 3abc और अपॉन में abc ऑलरेडी है तो abc से abc कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आपको सेशन के बाद में खुद से भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और चूंकि ये तो आया हुआ ही क्वेश्चन है तो आपको x18 प्लस x12 प्लस x6 प्लस 1 की वैल्यू का पता लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन जब आपने देखा ऑब्जर्व किया, यहाँ पर आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ये 18, 12 और 6 देखें तो ये x की पावर 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना। 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो x की पावर 3 यानी x की क्यूब के कहीं ना कहीं ये मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमें गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3, इसका हम कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन का क्यूब कर देंगे। जब हमने इसका क्यूब किया तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया और √3 का क्यूब हो जाता है 3√3। क्लियर है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू है √3 हमें पता है, तो इक्वेशन बन जाएगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 3√3। अब या तो आप इसको इधर माइनस में इधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई है 0। अब जो इक्वेशन जिसका वैल्यू हमें निकालनी थी हमने वो इक्वेशन ले ली और हमने क्या किया, x18 और x12 में से पावर है इनकी, ठीक है, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 में से x की पावर 12 को कॉमन ले लिया। तो 18 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पर 6 पावर बच जाएगी और यहाँ पर 12 पूरा बाहर आ चुका है तो 1, कुछ ब्लर आपको दिख रहा होगा, मैं बोल रही हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले दो में से x की पावर 12 कॉमन लिया, दूसरे में से 1 कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा एक टर्म, एक फैक्टर x की पावर 6 प्लस 1 और दूसरा बन जाएगा x की पावर 12 प्लस 1। अब x की पावर 6 में से अगर आप x क्यूब कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर x क्यूब बच जाएगा और यहाँ पर 1/x क्यूब और ये वाली टर्म ऐसे ही। और हमें पता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या है 0। तो जब एक वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 आंसर इसका मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44।
44 आपसे पूछ रहा है तो डायरेक्टली क्या है, एक फॉर्मूला ही है a³ माइनस b³ का या x³ माइनस y³ का। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो x³ माइनस y³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कई बार आप इसको प्लस कर देते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या फॉर्मूला होता है, x³ माइनस y³ का x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन कहता है कि समीकरण आपको ये गिवन है और इसके मूल समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में है। इसके जो मूल हैं यानी इसके जो यहाँ पर रूट्स हैं वो किस में, एपी में है। इसका सारवांतर बताना है यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपको पता होगा कि ए बी में सीरीज कैसे चलती है, अगर 3 आपको चीज़ें दी हुई होती हैं तो एक होता है ए, एक रूट होता है a प्लस डी और एक रूट होता है a माइनस डी। अगर 3 रूट होते हैं तो इस तरह से लेते हैं अगर AP में होते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इसकी कंडीशन भी हम आगे यहाँ पर अब लगाएंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि मूल यानी रूट्स होंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब मूलों का योगफल क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन में, है ना, जो जब 3 पावर होती है इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन होती है तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 है, b की वैल्यू क्या है 12 है, तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन 1 यानी कि 12 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आ गया मूलों का योगफल। अब अगर इसकी कंडीशन हम लगा दें, मूलों का योगफल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 12 आया है, लेकिन अगर इनका योगफल करें, मूल तो यही है, तो जब इनका योगफल करेंगे तो d से d तो हो जाएगा कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 4। इतना क्लियर है। अब लगाएंगे मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्यूबिक इक्वेशन में होता है माइनस डी अपॉन ए और d की वैल्यू है माइनस 28, तो ये वैल्यू मूलों का जो गुणनफल है वो आ जाएगा 28। क्लियर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा रहे हैं सारी चीज़ें। अब क्योंकि मूलों का गुणनफल 28 है और मूल क्या है a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो इनका गुणनफल ले लिया मल्टीप्लिकेशन और 28 के इक्वल रख दिया। d की वैल्यू, a की वैल्यू क्योंकि हमें पता है 4 है तो a की जगह हमने यहाँ पर क्या रख दिया 4 रख दिया और इसको जब हमने सॉल्व किया तो d की वैल्यू हमें मिल गई 3 और d की वैल्यू ही आपको निकालनी थी सारवांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 3 ये इस इक्वेशन के 2 गुणनखंड हैं, 2 फैक्टर्स हैं, तो शेष अन्य गुणनखंड क्या होंगे। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 गुणनखंड बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे, जिनमें से एक तो x माइनस 1 है, एक x प्लस 3 है और थर्ड वाला आपको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं, पहले जो आपको 2 फैक्टर्स गिवन है इनको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इसको इक्वेशन को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 1, तब इसी दूसरी वाले को इक्वलेंट 0 किया तो x की वैल्यू आई -3। अब ये दोनों वैल्यूज़ एक एक करके मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे a और b की वैल्यू आएगी कैसे, f यहाँ पर पहले x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1, इस इक्वेशन को f ऑफ x मान लिया तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के प्लेस पर हर जगह 1 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर x के प्लेस पर -3 पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। तो 2 इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करनी आपको आती होंगी, सिंप्लीफाई करके यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर -7 और b की वैल्यू आएगी 6। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो ये प्रॉपर जो मेन इक्वेशन थी वो बन जाएगी जो ये एक्चुअल में होगी। तो a की वैल्यू निकाल ली b की, अब इस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने इस इक्वेशन में तो ये बन गई x³ माइनस 7x प्लस 6। अब ये बन गई ये वाली, ठीक है, मेन इक्वेशन। और हमारे पास जो 2 फैक्टर्स थे x माइनस 1 और x प्लस 3, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन हमने बना ली x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब 2 इक्वेशन हो गई। अच्छा, ये जो थे ये इस इक्वेशन के क्या थे, फैक्टर्स थे ना, तो इनको हमने दोनों को जोड़कर यानी कि मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना ली। अब इन फैक्टर्स की जो इक्वेशन बनी है उससे हम किसको डिवाइड करेंगे, इस मेन इक्वेशन को जो हमने a और b की वैल्यू पुट करके बनाई है। तो इससे हमें थर्ड गुणनखंड यानी थर्ड फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आएगा।
ये जो डिवाइड है आई होप आपको आती होगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक सेशन में मैं इसके 1-2 क्वेश्चंस लेकर आपको बता दूंगी कि डिवीजन कैसे किया जाता है। तो जो फैक्टर थे दोनों क्वेश्चन में गिवन थे उनकी मल्टीप्लाई करके एक हमने इक्वेशन बना ली, और एक इक्वेशन जो मेन वाली आई है उसको हमने इस फैक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो थर्ड फैक्टर में मिल जाएगा x-2, तो इसका जो राइट आंसर होगा x-2 होगा, यानी कि इसका थर्ड फैक्टर होगा। कुछ अगर कन्फ्यूजन रह गया है, आपको समझ नहीं आया, तो खुद से आप जब क्वेश्चन करोगे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और तब भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट y टेंस टू a साइन y माइनस a अपॉन 2 और टेन पाई y अपॉन 2a। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि क्या होगी। लिमिट के क्वेश्चन में देखो, लिमिट का मतलब क्या होता है कि आपको लिमिट जो है y के प्लेस पर a पुट करना है। ये मतलब होता है लिमिट का कि y के प्लेस पर a पुट करके आंसर निकाल दो। तो जब आपने y के प्लेस पर a पुट किया, ठीक, जब y के प्लेस पर आपने a रखा तो ये हो गया a माइनस a, तो a माइनस ए तो 0 हो गया, तो ये हो गया साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। जब आपने यहाँ पर पाई इंटू 0 किया, सॉरी पाई इंटू ए किया अपॉन 2a, तो पाई बाई 2 आ गया, और 10 पाई बाई 2 यानी 1090 होता है इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। सबसे पहले आपने यही करना होता है लिमिट में, मेन इक्वेशन में पहले ही आप क्या रख दो, जो भी वैल्यू आपको रखनी है, y की लिमिट है क्या है a, तो y जहाँ पर भी था वहाँ हमने a रख के देखा, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 बन गई और 10 पाई बाई 2 की इन्फिनिटी बन गई। तो अब हमने क्या किया, इसका थोड़ा हमने स्ट्रक्चर चेंज किया क्वेश्चन का, और हमने क्या किया, 10 को नीचे ले गए साइन के कॉट के रूप में। जब कॉट के रूप में ले जाएंगे, क्योंकि कॉट देखो 1090 तो इन्फिनिटी होता है लेकिन कॉट 90 0 होता है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में ले गए। हमने क्या किया, 10 को नीचे ले गए तो ये कॉट बन गया। क्योंकि अब इस पर लिमिट रखेंगे, y के प्लेस पर a रखेंगे ना, तो ये हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो साइन 0 0 मिलेगा और नीचे कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 होता है 0, तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। तो हमने 0/0 की फॉर्म बना ली। 0/0 की फॉर्म से इजी हो जाता है, उसमें हम लॉपिताज रूल लगाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या एल हॉस्पिटल रूल लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। और उसमें क्या करना होता है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करना होता है। इसलिए हमने इसको सिंपल फॉर्म में 0/0 फॉर्म में बना लिया है, जिससे हम इसमें एल हॉस्पिटल नियम लगा सकें, और उसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लिमिट को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, साइन x होता है कॉस x, तो साइन y माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा कॉस y माइनस ए अपॉन 2। फिर हम किसका करेंगे, y माइनस ए अपॉन 2 का करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a तो 0 ही हो जाएगा और y का हो जाएगा 1, और नीचे 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। जब हम y माइनस ए अपॉन 2 का करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1, a कांस्टेंट है तो ये 0 और अपॉन 2, तो 1/2 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। जब हम कॉट का करते हैं, कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो माइनस आ गया यहाँ पर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का एक्स लिखा, और पाई y अपॉन 2a का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2a, y का 1 हो जाएगा, और तो ये हो गया पाई अपॉन 2a नीचे। इतना आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे आपको कह रहा है लिमिट y टेंस टू a कॉस y माइनस ए, अब दो वैल्यूज बन गई हैं, ठीक है। एक तो आपके ऊपर है कॉस y माइनस ए अपॉन 2, और दूसरी है लिमिट कॉसेक स्क्वायर अपॉन पाई y अपॉन 2a। अलग अलग इसमें लिमिट रख के देख लेते हैं। जब आपने y की जगह पर a रखा तो ये बन जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर आपने दूसरे वाले में रखा तो ये क्या हो जाएगा, पाई की जगह पाई अपॉन 2, कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन 2, कॉसेक स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 भी 1 होता है, कॉसेक 90 भी 1 होता है, तो ये भी आ गया 1। तो वो तो दोनों 1 1 आ गए, बाकी ऊपर बचा था 1/2, और नीचे का जो पाई अपॉन 2a था वो ऊपर जाके माइनस 2a अपॉन पाई हो जाएगा। तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी माइनस a अपॉन पाई। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हर एक स्टेप मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, आप बस एक बार खुद से इसको सॉल्व कर लेना तो आपका ये पक्का क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि आपको बताना है साइन 18 का मान।
अब मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि लंबा चौड़ा सा आप इसका सॉल्यूशन निकाल कर सॉल्व करें। कई बार आपको ना एक क्वेश्चन इस तरह से देते हैं, sin 30 sin 18 माइनस sin 45 इंटू साइन दे सकते हैं आपको 54। तो कुछ वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट sin 18 और sin 54 की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो sin 18 की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसको सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर कि कैसे आई। तो sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। याद रखना इस वैल्यू को, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कहीं डायरेक्टली भी क्वेश्चन में आपको ये रखनी पड़ सकती है। तो sin 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 - 1/4। ऑप्शन नंबर ए, याद कर लो, इसको कहीं पर नोट करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होते हैं, बार बार करने से उनकी वैल्यू आपको याद हो जाती है। कुछ जैसे sin 18 की वैल्यू को मैंने आपको बताया, आप उसको याद रखिए। और कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और जब आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो तो आप एक से ज़्यादा बार चीज़ों को रिवाइज़ करते हो, और जब आप रिवाइज़ करते हो ना चीज़ों को, तो आपका कोई वहाँ पर ये नहीं देखता है कि आपने कितने टाइम में सॉल्व किया है क्वेश्चन, आपको सही आंसर मार्क करना होता है। तो आप क्या करते हो, अरे तो मुझे आता है इसका आंसर 4 है, तो आप उसको तब भी सॉल्व करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कम टाइम में कर दें तो बाकी क्वेश्चन को हम ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चाहे किसी एक बुक को फॉलो कर लो बट उसको ही बार बार लगाओ, तो बहुत क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे देखते ही सॉल्व। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी टाइप का है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि sin x + cos x = 1 है। साइन प्लस कॉस क्या दिया हुआ है, 1, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अगर sin x + cos x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आती है, इसमें जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू आती है nπ + -1 की पावर n π/4 - π/4। मैं ये भी बताऊंगी आपको ये कैसे आई, लेकिन आप इसको प्लीज़ याद भी कर लेना, nπ + -1 की पावर n π/4 - π/4। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ये r डी है, ये n है यहाँ पर, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पर चलो, सॉल्यूशन भी इसका इजी है लेकिन आप इसको याद भी कर लेना। आपको दिया है sin x + cos x = 1। आप पूरी इक्वेशन में दोनों साइड क्या करोगे, √2 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसको साइन में ही कन्वर्ट करना, ठीक है। इसमें किस में, यहाँ पर पहले में साइन में, दूसरे में कॉस में, जिससे एक फॉर्मूला बन जाए। कैसे, देखो समझना है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 1/√2 साइन में होता है sin π/4, क्योंकि यहाँ पर साइन कर लिया हमने। अब यहाँ पर cos x था तो इसको भी cos में बदल दो, तो cos π/4 भी 1/√2 होता है। यहाँ पे साइन था तो इसको साइन में बना लिया, यहाँ पर cos था तो इसमें cos को बना लिया, cos π/4 भी 1/√2 होता है, और इक्वल में हमने कर लिया sin π/4। इसको हम cos π/4 भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने sin a sin b + cos a cos b का फॉर्मूला बनाया है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, sin a + b का। तो जिससे इधर भी साइन रहे और इधर भी साइन रहे, इसलिए हमने यहाँ cos नहीं लिखा। cos π/4 भी 1/√2 होता है, लेकिन इक्वल में sin π/4 इसलिए लिखा है जिससे दोनों साइड साइन हो जाए। sin a + b का फॉर्मूला पता है ना आपको, sin a + b sin a sin b + cos a cos b, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin a + b, यानी sin x + π/4, और इधर भी sin π/4 हो जाएगा। अब जब दोनों साइड से साइन को हटाएंगे हम, तो इधर तो x + π/4 रह जाएगा, और ये बनता है nπ + -1 की पावर n, और जो भी एंगल होता है π/4 वो। अब सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू आपको निकालनी है तो π/4 इधर आकर हो जाएगा माइनस, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन इजी भी था, इजी टू सॉल्व भी था, और इजी टू रिमेंबर भी है, तो आप इसको याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं। इसमें एक परिव्रत है, ठीक है, और परिव्रत यानी सर्कम सर्कल है, और एक अंतःव्रत है, इन सर्कल है। तो जो परिव्रत की त्रिज्या है और अंतःव्रत की त्रिज्या है उसका आपको रेशो बताना है।
तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें आपको सर्कम सर्कल की और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो बताना है। इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। हमने एक समबाहु त्रिभुज एबीसी लिया और उसमें हमने, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो भुजा तीनों क्या मान ली, ए मान ली, और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली और अंतर्वृत्त की त्रिज्या मान ली स्मॉल आर। क्लियर है? ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। और परिवृत्त आप समझते हैं ना कि जो ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनता है वो परिवृत्त, और जो ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है वो इन सर्कल यानी अंतर्वृत्त होता है। अब देखो, बड़े वाले सर्कल की हमने रेडियस कैपिटल आर मानी है, छोटे वाले की स्मॉल आर मानी है। यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। देखो कैसे, देखो ओ एम की वैल्यू स्मॉल आर है, पता है हमें, इनको नेम कर दिया हमने ए बी सी और ओ और बी कर दिया, ठीक है। तो ओ एम की वैल्यू आर है और ओ बी की वैल्यू कैपिटल आर है। यहाँ पर जो बी सी है, यहाँ पर जो बी सी है वो एक जीवा है, कॉर्ड है, ठीक है। बी सी पर बिंदु ओ से हमने एक लंब डाला एम, और बिंदु ओ से ही ए बी पर भी हमने एक लंब डाला एन, दोनों से इक्वली लंब डाला। यहाँ से इस पर लंब डाला, यहाँ से इस पर लंब डाला। क्लियर है इतनी बात? जब हम ये लंब डालेंगे तो ये दो एंगल बन जाएंगे, एंगल बी ओ एन और बी ओ एम। एक बी ओ एम बनेगा और एक बी ओ एन बनेगा, समझते रहना। अब आगे क्या कहता है, यहाँ पर जो, क्योंकि ओ एम इस ओ बी क्या है, कॉमन रेखा है, जब ओ बी कॉमन है तो ओ एम ओ एन के बराबर होगा। समझ रहे हो? जब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल लिया है इधर और यहाँ पर कॉमन क्या है, ओ बी, तो जब ओ बी कॉमन है तो ये ओ एम की वैल्यू ओ एन के बराबर हो जाएगी। इतना आपको याद रखना है, ओ बी ओ एन के बराबर। और कितना है ओ एम आर है, ओ एन भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन इक्वल्स टू आर, यही लिखा है। और जो बी एम है वो भी बी एन के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जितनी बी एम है उतनी ही बी एन हो जाएगी, ये भी आपको समझना है। जितनी बी एम है उतनी ही बी एन हो जाएगी, क्योंकि एम और एन दोनों जीवाओं पर मध्य बिंदु हैं। और जब एम भी देखो बी सी पर मध्य बिंदु है और एन भी ए बी पर मध्य बिंदु है, इसलिए, और इनका कॉमन पॉइंट क्या है, बी, तो बी एम बराबर बी एन हो जाएगा, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु हैं अलग अलग जीवाओं पर, ठीक है। इसलिए बी एम बी एन के बराबर, ओ एम ओ एन के बराबर। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखिएगा, बी ओ एन और बी ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। बी ओ एन और बी ओ एम दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे, इनकी जो कंडीशंस हैं वो सेम हो जाएंगी। तो उस केस में जो ओ बी एम और ओ बी एन होगा आपके पास, ओ बी एम और ओ बी एन, ओ बी एम ये वाला और ओ बी एन ये वाला। तो एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों एंगल भी बराबर। तीनों एंगल कितने कितने, 60 60 60। तो ये इतना 30 हो जाएगा और ये इतना भी 30 हो जाएगा। समझ आई ये बात? ये भी 60 है, ऊपर वाला भी 60, ये भी पूरा 60। तो ये जब मिड पॉइंट है, आधे आधे, तो 30 डिग्री हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई है एंगल बी की। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हम साइन 30 डिग्री निकाल लें बी ओ एम में, बी ओ एम में ये तो 30 डिग्री आ गया है, ठीक है। अगर हम बी ओ एम में साइन 30 डिग्री ले लें, ये होता है लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लंब यहाँ पर कितना है, साइन 30 बराबर लंब है यहाँ पर आर, और ये कितना है, कैपिटल आर। तो साइन 30 इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ से आर और आर में रेशियो कितना आ गया, 1/2। जो निकालना था, बड़ी वाली जो परिवृत्त है उसकी त्रिज्या अपॉन अंतर्वृत्त की त्रिज्या का रेशियो कितना आया है, 1/2 आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारी एक एक चीज़ें हमने यहाँ पर पहले लंब डाला, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो ये दोनों जीवाएँ थी, इस पे लंब डाला, इस पे लंब डाला। यहाँ पर अगर ये आर है तो ये भी आर हो गया। अब जब एम इसका मिड पॉइंट है और एन इसका मिड पॉइंट है, दोनों जीवाएं हैं, तो बी एम बी एन के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। और एंगल हमें पता ही था पहले से, क्योंकि समबाहु है, ये पूरा 60 डिग्री होगा, तो आधा आधा 30 डिग्री होगा। तो हमने ये वाला ले लिया बी ओ एम, तो इसमें ये कितना एंगल, ओ बी एम ले लिया, ओ बी एम, बी कितना था 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री फॉर्मूला लगा लिया, आर अपॉन आर, यही हमें निकालना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, एक वृत्त है, सर्कल है, उस पर सी पर स्पर्श रेखा है और व्यास ए को बी तक
जब बढ़ाया जाता है तो वो डी पे काटते हैं। एंगल डी सी ए 110 डिग्री है, तो एंगल सी बी ए कितना होगा। ठीक है, तो एक सी पर स्पर्श रेखा ले लेते हैं, एक सर्कल में सी पर स्पर्श रेखा ले लेंगे और ए को जो व्यास है ए को बी तक बढ़ा देंगे जिससे वो डी पर टच करे। ठीक है, कट करे। तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है। ये आपका सर्कल हो गया। ए बी को हमने आगे तक बढ़ा दिया। डी कॉमन पॉइंट लेना था ना, और ये क्या थी, स्पर्श रेखा थी, टेंजेंट था। सी पॉइंट पर टेंजेंट था, सी पर टेंजेंट ले लिया, और ये दोनों किस पर काट रहे हैं, डी पॉइंट पर, तो ये डी पॉइंट ले लिया। ये मिड पॉइंट क्या ले लिया, ओ हमने ले लिया। अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर क्या है, ये क्या बन गया है आपका, अर्धवृत्त बन गया है। क्या बन गया है, अर्धवृत्त बन गया है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ गिवन भी है। यहाँ पर आपको डी सी बी कितना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो गिवन है, एक मिनट, यहाँ पर आपको डी सी ए 110 दिया हुआ है। डी सी ए कितना है, 110 डिग्री। डी सी ए यानी ये पूरा कितना है, 110 डिग्री है। ध्यान से समझना, डी सी ए यानी ये पूरा कितना है, 110 डिग्री। अब एक बात ध्यान से सुनो, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, अर्धवृत्त है ये यहाँ से क्योंकि सर्कल से जा रहा है, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है सर्कल पर वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, कितना बनता है, 90 डिग्री। अब ये इतना तो क्या हो गया, ये इतना आपका क्या हो गया, ये इतना तो 90 डिग्री हो गया। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। क्यों हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 110 गिवन है क्वेश्चन में, और अर्धवृत्त में जो ये हमारा ये वाला कोण हम बनाएंगे तो ये वाला 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा, तो बचा हुआ कितना होगा, 20 डिग्री। यानी कि डी सी बी कितना हो गया, यहाँ पर डी सी बी आपका हो गया 20 डिग्री। तो वही लिखा है, डी सी बी कितना है, 20 डिग्री है। अब जब डी सी बी 20 डिग्री है तो एंगल यहाँ पर अगर एंगल ये वाला डी सी बी बाहर वाला, ये बाहर वाला हो गया है, तो ये अंदर वाला भी 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बन जाएंगे। लघुखंड पे बना कोण वृत्तखंड पे बने कोण के बराबर हो जाएगा। वृत्तखंड पे कौन सा कोण बना है, ये वाला, तो लघुखंड पे 20 डिग्री है, तो ये इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण का जो फॉर्मूला होता है, प्रमेय होती है उससे, तो ये 20 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गया आपके पास कितना, ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया आपके पास, ये तो पूरा कितना है, 110, और ये वाला कितना हो गया, 20। तो 110 और 20 कितना हो गया, 130। ठीक है, तो 180 में से, अब देखो आपसे एंगल पूछा कौन सा है, सी बी ए पूछा है, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो। ठीक है, सी बी ए ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब ये इतना कितना था, 90, ये कितना है, 20। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये 90 और 20 110 हो गया, तो 110 माइनस कर दो, तो तीसरा वाला कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर सी बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ किया गया है जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है। सिर्फ हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, अब इसने इसको व्यास बोला था ना, ए बी को इसलिए सेंटर से पास कराया है क्योंकि व्यास बोला था, और जैसे ही सेंटर से पास हुआ ये अर्धवृत्त बन गया, ऊपर आधा और नीचे आधा। इसको हमने डी तक बढ़ाना था, और डी पर ही ये दोनों पॉइंट कट कर रहे थे, जीवा वाला पॉइंट भी। अब हमने इसको हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ इसलिए कर लिया है क्योंकि अर्धवृत्त में इसको बनाएंगे तो ये इतना 90 हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा, ये वाला अर्धवृत्त में जब इसको बनाएंगे। अब ये पूरा हमें 110 दिया हुआ था, और ये अर्धवृत्त वाला कितना था, 90, तो ये जो बचा हुआ था ये हो जाएगा 20, और एकांतर प्रमेय से अगर ये वाला 20 है तो ये अंदर वाला भी कितना होगा, 20 होगा। अब हमें सी बी ए चाहिए, ये वाला एंगल। अब ये 90 है, ये 20 है, 110 हो गया, टोटल 180 होता है, तो ये 70 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका तो उसको पूरा सॉल्व करना होता है। दूसरा तरीका होता है कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपकी नज़रों से कई बार निकल चुके हैं ना आपके पेन से, तो आप देखते हैं आंसर कर देते हो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर 2 था, या इस क्वेश्चन का ये आंसर था।
तीसरा तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, कि ये तो हो नहीं सकता, अब ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, दो ऑप्शन बच जाते हैं, उनमें से आप चूज कर लीजिए। या फिर कभी कभी आप तीन ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो कि ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, तो सी बचा, तो सी ही आंसर होगा। भले ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, लेकिन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते थे। और चौथा तरीका है ऑप्शन से ही सॉल्व करना, ऑप्शंस में ही ऑप्शन की हेल्प से आंसर को लेके क्वेश्चन को लेके आना। समझ रहे हो? पहला तरीका पूरा सॉल्व करो, दूसरा तरीका जब आप बहुत बार एक क्वेश्चन को लगा चुके होते हो तो आपको उसका आंसर याद हो जाता है कि हाँ इसका आंसर ये है। तीसरा तरीका ऑप्शन को एलिमिनेट करके, और चौथा ऑप्शन का यूज़ करके। तो इसमें हम वही करेंगे। परवलय यानी कि आपको एक पैराबोला दिया हुआ है y² = 4x, जो कि बिंदु 6,0 से होकर जा रहा है। अब ये पैराबोला किस बिंदु से होकर जा रहा है? 6,0 से। ये हमेशा पॉइंट्स की वैल्यू होती है, ठीक है, एक्स वाई की, जो 6 और 0 दिया हुआ है। आपसे पूछा है अभिलंब का समीकरण, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपसे वो पूछी है। आपसे इसी पैराबोला की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी है ना, किसी और की थोड़ी पूछी है। इसी पैराबोला की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी है, इसी परवलय का आपसे अभिलंब का समीकरण पूछा है। और जब ये बिंदु 6,0 इस परवलय से होके जा रहा है तो ये इस अभिलंब के समीकरण से भी होके जाएगा। ये 60 बिंदु अगर इस परवलय को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये इसी का तो समीकरण है, इसी परवलय का समीकरण तो हमें निकालना है। तो अगर ये 6,0 इससे होकर जा रहा है तो ये अभिलंब के समीकरण से भी होकर जाएगा। इसका मतलब इन चारों ऑप्शंस में से जो 6,0 पॉइंट जिसको सेटिस्फाई कर देंगे वही सही आंसर होगा, वही अभिलंब का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। वही हमने इसमें किया है, ठीक है। प्रॉपर पूरे मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो, और ये सबसे इजी और कम टाइम में होने वाला तरीका है। तो परवलय तो ये था। अब ऑप्शन ए अगर हम यूज करते हैं y + 2x = 12, पहला ऑप्शन लिया और इसमें ये पॉइंट्स रखेंगे, x के प्लेस पर 6, y के प्लेस पे 0, तो ये सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई कैसे होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या आ गया है? 12 आ गया है, ठीक है। दोनों साइड क्या आ गया है? 12, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर ये आंसर नहीं आता तो आप दूसरी इक्वेशन लेते, कैसे? y - 2x = 12, x की वैल्यू क्या है? 6 और y की 0, तो 0 - 2 × 6 = 12। तो ये वैल्यू आ गई दूसरी इक्वेशन से -12 = 12। बट दीज आर नॉट इक्वलेंट, ये बराबर नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक ही इक्वेशन इसमें ऐसी होगी जो सेटिस्फाई करेगी एक्स और वाई की वैल्यूज को, और वही आपका आंसर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, परवलय का हो या परवलय का हो, और इक्वेशन आप नॉर्मल आपसे पूछे, तो इसी तरह डायरेक्टली आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इन पॉइंट्स को पुट करके। क्लियर है? आई होप आज जो जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, और आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी ज़रूर लगा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब आपने अभी पक्का कर लेंगे, बिकॉज हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से फाइंड करते हैं हम कि ये इक्वेशन किसकी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन को एक इक्वेशन से कंपेयर करना होता है, ठीक है। और वो जिससे हम इसको कंपेयर करते हैं वो इक्वेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहना, पूरा सेशन देखना, उसके बाद खुद से भी इन सब क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है? यहाँ पर आपके सामने ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। 2-3 बार इसको लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। और अगर आपको ये पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके कई क्वेश्चंस में काम आएगी। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करके हम ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे जो आप देख सकते हैं। x² के कोफिशिएंट से कंपेयर करके a की वैल्यू निकलेगी, xy के कोफिशिएंट से कंपेयर करके 2h की वैल्यू से h की वैल्यू निकलेगी, y² के कोफिशिएंट से b की, x के कोफिशिएंट से g की, और y के कोफिशिएंट से f की वैल्यू निकलेगी, और जो कांस्टेंट होगा c की वैल्यू से निकलेगी। अब ये सारी वैल्यू निकालने के बाद डेल्टा में आपको इनकी वैल्यू रखनी है, और डेल्टा की इक्वेशन क्या है वो भी आपको याद करनी है, ये वाली abc + 2fgh - af² - bg² - ch²।
क्लियर है? लिख लो इसको भी कहीं पर, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ये सारी वैल्यूज़ जो निकालनी है अब इस इक्वेशन में हमें रखनी है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, आई होप आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है इसमें। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। डेल्टा की वैल्यू क्या आई है आपके पास, यहाँ पर 0 आई है। अब जब डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, और ए और बी की वैल्यूज़ आपस में, अच्छा ए और बी की वैल्यूज़ क्या हैं वो देख लीजिए। ए और बी की वैल्यूज़ का क्या है, ए की वैल्यू 6 है, बी की -6 है, यानी ए और बी को ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, ए और बी को ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, 0। तो अगर कंडीशन ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा 0 हो और a प्लस बी की वैल्यू भी क्या हो, 0 हो, तो वो एक लंबवत सरल रेखा युग्म होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में क्या बनता है, थोड़ा वेट कीजिए, पहले इसको समझिए। ये पहली कंडीशन है और इसमें आपको क्या बोला गया है कि अगर डेल्टा भी 0 आ जाए तो a और b को चेक करो, और a और b का एडिशन अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये एक क्या है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है, लंबवत सरल रेखा युग्म है। ये आपको याद रखना है। इतनी बात आपको मुझे आशा है कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब डेल्टा 0 होगा, याद रखना ए और बी को भी चेक कर लेना, ठीक है। ए और बी को जब आप चेक करोगे उनका एडिशन 0 आ जाता है तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में आपको एक दिया हुआ है शांकव यानी कि कॉनिक दिया हुआ है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको बताना है ये क्या है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है या फिर स्ट्रेट लाइन है। शुरू कर दीजिए सॉल्व करना, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। सॉल्यूशन देखिए, कंपेयर करेंगे इसको x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से, और सारी वैल्यूज़ जिनकी हमें ज़रूरत है उनको फाइंड कर लेंगे। उसके बाद डेल्टा में इनकी वैल्यूज़ रखेंगे ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। अब यहीं पर आपने क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आपकी आई है -1, डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, -1। अब ये जो डेल्टा होगा या तो ये 0 होगा या ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात तो समझ आ गई आपको। पिछले क्वेश्चन में डी 0 के बराबर था और दूसरी कंडीशन में ये नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको h² की वैल्यू निकालनी है और आपको AB की वैल्यू निकालनी है और इनको कंपेयर करना है। और अगर h² की वैल्यू AB से छोटी होती है तो वो होगा दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स, और इसकी वैल्यू अगर इससे बड़ी होगी तो वो क्या होगा, हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय। और अगर h² की वैल्यू AB के बराबर हो तो परवलय होगा, पैराबोला होगा। बस यही कंडीशंस हैं। और अगर यहाँ पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और a की वैल्यू b के बराबर आ जाए तो वो आपका सर्कल होगा। सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं और ये लिखी भी हुई हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिलहाल पहले ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लो। डेल्टा की वैल्यू आई नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो पहले आप क्या देखो कि a और b क्या बराबर है, नहीं है। बस फिर आपने क्या करना है, h² निकालना है और AB निकालना है। इनमें जो रिलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखो अभी समझ लेते हैं सारी चीज़ें। अब आपके सामने पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं। अगर डेल्टा, मैंने पहले लास्ट में पढ़ो जो आपको पहले क्वेश्चन बताया, डेल्टा अगर 0 है, a प्लस बी भी 0 है तो ये लंबवत सरल रेखा का युग्म होगा। अब आ जाओ डेल्टा की नॉट इक्वल टू 0 की वैल्यू पर। पहली कंडीशन, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और a b के बराबर है, और हाँ अगर a b के भी बराबर है और h की वैल्यू 0 है तो सर्कल होगा। तो ये जो कोण होगी ये आपकी क्या होगी, ये वृत्त होगा यानी कि सर्कल। क्या कंडीशन है सर्कल के लिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है अगर, तो पहले देख लो क्या a b के बराबर है, हाँ a b के बराबर है। और ये भी देख लो क्या h 0 है, h 0 है, सर्कल की कंडीशन। दूसरी पर आते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, a b के बराबर नहीं है, ठीक है। जब a b के बराबर नहीं होगा तो फिर आप क्या चेक करोगे, h² की वैल्यू निकालोगे और a b की वैल्यू निकालोगे। अगर h² की वैल्यू छोटी है a b से तो दीर्घवृत्त होगा।
अगर ये वैल्यू बड़ी है तो अति परवलय होगा, और ये वैल्यू बराबर है तो परवलय होगा। तीनों कंडीशन देख लो, ये सर्कल की हो गई परवलय की, दीर्घवृत्त की, अति परवलय की, और ये हो गई सरल रेखा की। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपके बहुत काम ही आएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका फटाफट से ले लो। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर, और 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो ये आप बिल्कुल भी इसके मार्क्स मत कटने देना, अच्छे से इसकी जो है आप प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। यदि y अक्ष शंकु ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0 की जनित्र रेखा यानी कि जनरेटर लाइन है, इस इक्वेशन की y अक्ष जो है वो जनरेटर लाइन है सॉरी, तो b की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो, कोई इक्वेशन अगर आपको गिवन है और उसकी जनरेटर लाइन आपको दे रखा है y अक्ष, y एक्सिस यानी कि y अक्ष दिया हुआ है, तो ये किससे होकर गुजरेगा, ये इक्वेशन 1 0 1 से होकर गुजरेगा, यानी x की वैल्यू 1, y की 0, z की 1। इस इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। समझिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, आप फंस सकते हैं एग्जाम में अगर आपको नहीं पता होगा कि इतना छोटा सा इसका सोल्यूशन होता है। अगर y अक्ष जनित्र रेखा है यानी कि जनरेटर लाइन है, तो y को कर दो 0, बाकी दोनों वैल्यूज़ 1 और y 0, और इस इक्वेशन में x y z के प्लेस पर पुट कर दो, तो जो रिक्वायर्ड चीज़ आपसे पूछी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान से देख सकते हैं, आपको ये मुझे आशा है क्लियर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय कोटि का एक समीकरण दिया हुआ है और बताना है ये क्या सर्कल है, एलिप्स है, पॉइंट है या नन ऑफ दीज है। चलते हैं फटाफट से इक्वेशन पर। ठीक, देखिए सॉल्व ये आपको खुद से करना है। जब तक मैं आपको चाहे 10 बार बता दूं, आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन है। तो मैं बार बार हर सेशन में आपसे यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन आप खुद से एक बार, चाहे पूरा सेशन आप देख लो फिर खुद से लगा लो, तो कम टाइम में भी आप कर पाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप देखना आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ आज आपने इतने क्वेश्चंस पक्के से कर लिए हैं, अब ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो खुद से आप ज़रूर कर लेना। अब ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको हमने इससे कंपेयर किया, फिर से पढ़ो इसको, क्या है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इन सब से कंपेयर करके हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली और डेल्टा में रखी, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, इसमें रख के हमने वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो वैल्यू आपकी आ गई है डेल्टा 0। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आ गई है 0। अब डेल्टा की वैल्यू 0 आने के बाद हम क्या करते थे, पहले ही क्वेश्चन में हमने इस टाइप के क्या किया था कि a और b हमने ऐड करके देखा था, क्या 0 आ रहा था, उसमें तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी 2 है, यानी a और b हैं बराबर। तो भाई अगर डेल्टा 0 है आपका और a प्लस b 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, ये जो इक्वेशन दी हुई है सिर्फ एक पॉइंट है, एक बिंदु है। देखो डेल्टा इक्वल टू 0 की कंडीशन 2 हो गई हमारे पास। एक डेल्टा को हमने 0 किया था और चेक किया था कि a प्लस बी 0 था, तो ये हो गई थी हमारी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। अब हमने यहाँ पर फिर से देखा कि डेल्टा 0 आ गया, लेकिन a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट यानी कि बिंदु। क्लियर है, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 की मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60th क्या बोलता है, आपके पास एक कर्व है, वक्र है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इसके लिए बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी। जब भी किसी पॉइंट पर आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखने को बोले तो बहुत छोटा सा काम आपको करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, सीधा जाना है ऑप्शंस पर। जो बिंदु दिया है, जो पॉइंट दिया है, ऑप्शंस में पुट करिए, जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। इसी की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी है आपसे, इसी की पूछी है ना, तो ये इसको, क्योंकि ये पॉइंट्स इसके लिए हैं तो ये उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। भाई इसी की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, और ये बिंदु इसी के हैं, तो ये बिंदु उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, जिस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर जाएंगे, एक ही में करेंगे, वही राइट आंसर है। तो x y की जगह 1 और 1 रखो, x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 - 1 = 0, 0 = 0 सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड ऑप्शन।
और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे यही तरीका अपनाना है, आपको पॉइंट्स रख देने हैं ऑप्शंस में। बाकी जो जनरल मेथड है इसका वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको ज़रूरत किसकी है ये समझो, फिर आप खुद से करते चले जाओगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है सुन लो पहले। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। अब x1 और y1 तो आपके पास हैं, पॉइंट्स तो हैं, लेकिन m नहीं है। m क्या है? प्रवणता है, ढाल है, या फिर स्लोप है। m क्या होती है? स्लोप होती है। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए? स्लोप चाहिए ना। स्लोप चाहिए आपको, x1 y1 है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको स्लोप m की ज़रूरत है। स्लोप निकलेगी जब आप निकालोगे dy बाई डी एक्स। जी हाँ, जो इक्वेशन है वहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, फिर इसकी वैल्यू जो पॉइंट्स गिवन है उन पर निकालो, तो आपके पास आ जाएगा m1। लेकिन आपको चाहिए अभिलंब का, लंब का समीकरण। तो लंब के लिए कंडीशन बनती है m2 m1 इक्वल टू -1, तो वो m1 यहाँ रखकर आप m2 निकाल लेंगे। कैसे समझो, अभी समझेंगे। मैंने आपको बताया है कि पहले आप दिमाग में रखो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है? ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और क्या चाहिए आपको? m कैसे निकलता है? dy बाई डी एक्स से। तो हमने ये इक्वेशन ली और इसका x के सापेक्ष अवकलन या डिफ्रेंशिएशन किया, ये आपको आता होगा, बहुत जनरल है। y का करेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और 3 कांस्टेंट है तो 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या आ गई है हमारे पास? -x। अब ये जो पॉइंट्स दिए हैं 1,1 इस पर निकालेंगे। x की जगह 1, y की जगह 1, y तो है ही नहीं तो x की जगह 1 रखा, तो dy बाई डी एक्स पे वैल्यू आ गई -1। अब ये जो स्लोप आई है ये स्पर्श रेखा की आई है, समझिए, ये स्पर्श रेखा की आई है -1, लेकिन हमें अभिलंब की चाहिए। और लंब की कंडीशन क्या होती है? m1 m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू क्या है? -1, m2 हमें निकालना है इक्वल टू -1, तो m2 कितना आ गया? 1। ये जो आपके m की वैल्यू आई है ये स्पर्श रेखा के लिए है, आपको अभिलंब के लिए चाहिए, तो ये आ जाएगी, मैंने बता दिया कैसे निकलेगी, 1 बस। अब जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उसमें आप इसको वैल्यू को पुट कर दो। y माइनस वाई वन में y1 1 है, x1 1 है, m1 है, सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या अभिलंब का समीकरण। शॉर्ट ट्रिक से करना जितना पॉसिबल हो, लेकिन ये भी आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे मिक्स क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 2 इक्वेशन आपको गिवन है, इनका आपको HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मसप। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से बिना देरी के इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा स्प्लिट करते हैं जिससे इनके फैक्टर्स हमें मिले और फिर हम बता पाएँ कि कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। पहली इक्वेशन हमने ले ली ये वाली, तो इन दोनों में से हमने x² कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो बनेगा क्या? बचेगा x माइनस 1। अब आगे देखें तो ये फैक्टर्स आपके बन गए x² प्लस 4 और x माइनस 1। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरी थी x की पावर 6 माइनस 1। क्या हम इसको लिख सकते हैं x की क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जिससे ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाए, लिख सकते हैं। तो ये x क्यूब एक बार तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। तो वही करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख दिया x क्यूब प्लस 1, एक बार माइनस में लिख दिया x क्यूब माइनस 1। फॉर्मूला अब कौन सा लगेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, प्लस वाले का माइनस वाले का लगा देते हैं पहले। माइनस वाले का फॉर्मूला होगा x माइनस 1 और अंदर ये सारे प्लस में x² प्लस x प्लस 1 और x क्यूब प्लस 1 क्यूब का क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1। मुझे आशा है, ये एक्सपेक्ट करती हूँ मैं आपसे कि फॉर्मूला आपको आते होंगे। मैं बता देती हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, प्लस वाले में क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है, वही लगाया है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके पास?
उसके फैक्टर आ गए ये और इसके फैक्टर आ गए। इनमें क्या कॉमन है? सिर्फ x-1 कॉमन है। देख लो क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में? x-1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसका जो मासा हो जाएगा वो x-1 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉल्व आपको खुद से करना है। कहाँ क्या आया है, कैसे आया, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सी कंडीशन होती है, सिर्फ मैं आपको वो गाइड कर रही हूँ। बाकी आप खुद से पेन पेपर से ज़रूर सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। यहाँ पर आपको सदिश दिए हुए हैं 3 और ये समतलीय हैं यानी कि कोप्लानर हैं। तो एक ही वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको समतल्य की कंडीशन क्या होती है ये नहीं पता होगा, कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। और बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये जो तीनों आपको सदिश यानी वेक्टर्स दिए हुए हैं इनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो और 0 के इक्वल रख दो और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, मॉड निकाल लो, ऑटोमेटिकली एक ही वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ ये करना होता है। ये कंडीशन है कोप्लानर की, समतलीय की। तीनों वेक्टर ही समतलीय होंगे जब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे और वो किसके बराबर होगा? 0 के। देखिए कैसे। तो ये वो क्यों लिखते हैं? हाँ, ये कंडीशन भी देख लो। अगर सदिश ABC समतलीय होते हैं तो कंडीशन होती है वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C इक्वल टू 0। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ABC इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है इनके जो कोफिशिएंट्स है वो आप लिखिए मैट्रिक्स में और बराबर रखिए 0 के। बस ये याद रखो आप। कोप्लानर में ये कंडीशन लगानी है। और अगर आपको मॉड या डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। ये 0 के इक्वल रख दिया। अब देखो कोई भी एक कॉलम ले लो या कोई भी एक रो ले लो, कोई भी रो ले लो या कॉलम ले लो। पहली रो क्या है? ये है, ये रो है, ये तीसरी रो है। कॉलम क्या होते हैं? इस तरह से, और ये होती है रो। इतना क्लियर है? अब 3 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, मतलब 3/3 का है ना ये। तो जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो ऐसे लेते हैं प्लस माइनस प्लस। अगर आप ऐसे रो में ले रहे हो तो भी और कॉलम वाइज ले रहे हो तो भी, यानी कि जब 3 एलिमेंट आप लोगे पहले में प्लस लगाओगे, दूसरे में माइनस और तीसरे में प्लस, प्लस माइनस प्लस। मान लीजिए हमने पहली रो ही ले ली है, इसके रिस्पेक्ट में हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले 2 लिख दो प्लस का 2, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो उसकी रो को भी छिपा लो, उसके कॉलम को भी छिपा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। पहले इसकी माइनस इसकी, ये भी होना चाहिए, पहले इसकी होगी माइनस इसकी। तो देखो ये हमने छिपा लिया, 5 दूनी 10 -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस होना है और यहाँ ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया। अब मैंने बोला था प्लस माइनस प्लस लेना है, अब ये माइनस का 1 लेना है लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का 1 हो गया। अब जो एलिमेंट ले रहे हो उसकी रो को छिपा दो, उसी के कॉलम को छिपा दो, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आएगा? ये 5 2 10 आएगा और ये क्या आएगा? -9 का +9 हो जाएगा। क्लियर है? ये 5 पता नहीं इन्होंने कैसे लिख दिया है क्योंकि हम ये वाला ले रहे हैं ना, तो 5 दूनी 10 प्लस हो जाएगा 9। आगे मैं देखूं, ये प्लस लिया था, ये माइनस, फिर +1 लेंगे, +1 ले लिया, इसको छिपा लो, इसको छिपा लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2a - 6। ये क्या हो जाएगा? 2a - 6। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो बस आप इसमें आपने खाली सॉल्व करना है और राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप समझ गए होंगे। प्लस माइनस प्लस साइन होते हैं और जो भी आप कॉलम ले रहे होते हैं पर्टिकुलर उसको छिपा लेना होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन। एक पिंड है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। एक पिंड प्रक्षेपित किया गया है ऊपर की ओर। जब ऊपर नीचे की बात होती है तो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व की बात ज़रूर होगी। अब यदि t1 और t2 समय बाद उसकी ऊंचाई h हो जाती है तो h की वैल्यू बताओ। अब यहाँ किसकी चीज़ों की बात हो रही है? क्या क्या बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है और g की बात हो रही है, गुरुत्व यानी ग्रेविटी की।
और याद रखो ग्रेविटी, जब आप कोई चीज़ आप ऊपर फेंक रहे हो तो नेगेटिव ग्रेविटी होती है, और कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकोगे तो ग्रेविटी होगी पॉजिटिव। 2-3 चीज़ें पहले आप इस क्वेश्चन में समझ लो। ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया कोई पिंड तो जी नेगेटिव होगा, नीचे की ओर किया जाता तो जी पॉजिटिव होता, और टाइम की बात की गई और हाइट की बात की गई है। तो हाइट पूछी है आपसे यहाँ पर। हाइट का फॉर्मूला आपने सुना है, h=ut + हाफ GT²। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। हाइट क्या होती है? हाइट का फॉर्मूला ut + हाफ GT²। स्टैटिक्स में ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर g नेगेटिव है अगर, तो फॉर्मूला बन जाएगा ut - हाफ GT², क्योंकि g नेगेटिव है। अब यहाँ पर t1 टाइम के लिए ले रहे हैं तो t1 आ गया दोनों जगह। अब t2 टाइम के लिए एक इक्वेशन लेंगे। अब एक इक्वेशन लेंगे t2 टाइम के लिए, तो सेम हाइट में हमने वही ले लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो हाइट की वैल्यू चाहिए, हमने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन जो t1 वाली थी उसमें t2 से मल्टीप्लाई किया, और जो t2 वाली इक्वेशन है इसमें t1 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, पहली वाली में t2 से, दूसरी वाली में t1 से किया, और इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर h कॉमन आ जाएगा, t2 - t1, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो t2 - t1 बचेगा हाफ देखिए हाफ g, t1 t2 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक t1 बचेगा और यहाँ से बचेगा t2। ठीक है, यहाँ से t1, यहाँ से t2 बचेगा और यहाँ से t1। तो जब आप इसका माइनस करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हाइट की वैल्यू आ जाएगी हाफ g t1 t2। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको t1 टाइम के लिए लगाओ और t2 टाइम के लिए लगाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए 66 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपको दिया हुआ है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a की वैल्यू आपको दी है और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 3x + y की वैल्यू आपको बतानी है। 3x + y की वैल्यू आप बता पाओगे जब आपको x और y की वैल्यू पता होगी। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन से आपको इसको सॉल्व करना है। सममित आव्यूह का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है समझो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए के ही बराबर होता है। अगर आप a का ट्रांसपोज कर दो तो वो a के बराबर होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि a का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो आप कैसे दोनों को इक्वल रखोगे, समझ रहे हो? पहले ही समझो कि सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ a = a। ठीक, अब ये समझो कि ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। तो आपको बहुत सिंपल काम करना है, रो को कॉलम में बदल देना है। रो को किस में बदल देना है, कॉलम में, ट्रांसपोज आ जाएगा। देख लो आगे कैसे किया है। देखिए अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये a है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब ये रो हमने ऐसे थी रो, इसको कॉलम बना दिया। 1 3 + x, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ट्रांसपोज आ गया। अब चूंकि ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है तो अब इनको बराबर रख दो। अब इनको बराबर रख दिया, देखो यहाँ पर ये इक्वल रख दिए। अब इनको कंपेयर कर लेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे कंपेयर करोगे, 3 + x किसके बराबर हो जाएगा, 1 + x के। 5 - y किसके बराबर हो जाएगा, y + 1 के। बस ये दो ही इक्वेशन ले लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी और x और y की वैल्यू आ जाएगी तो 3x + y में पुट कर दो, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए ज़रूर चलना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि किसी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है तो कोण एंगल क्या होगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाइट किसके बराबर है, परास के, ऊंचाई परास के बराबर है, हाइट रेंज के बराबर है। हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंगल आ जाएगा अपने आप। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये भी। अधिकतम ऊंचाई परास के बराबर है, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ये फॉर्मूला होता है, हाइट मैंने क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट होती है रेंज के, हाइट रेंज के बराबर है। हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ/ 2g, और रेंज यानी परास का फॉर्मूला होता है u² sin 2 θ/g।
यहाँ पर ये क्या है, साइन 2 थीटा है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 4। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? बस आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप इजीली कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लो, हाइट का और रेंज का क्या फॉर्मूला है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्रण घनमूल है तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा 101 किसके बराबर होगा? अब ये बेसिकली क्या है, ये एक सीरीज़ है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब, कहाँ तक है, ओमेगा 101 तक ये सीरीज़ है। अब आप देखो क्या है, AP है, GP है, HP है, क्या है, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है? तो आप देखकर ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये एक क्या है, GP है। ये GP कैसे पता चलती है, जब W ओमेगा अपॉन 1 करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा करोगे तो ओमेगा, यानी कि यहाँ पर इनका जो R की वैल्यू है ना, वो क्या है, इन R की वैल्यू क्या है, ओमेगा है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी ओमेगा आएगा, यानी इससे पता चलता है कि एक GP है। अब जब ये जो ओमेगा होता है, इसकी दो कंडीशन आपको याद रखनी है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब घन मूल होता है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। दोनों कंडीशन याद रखो, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब ये सीरीज़ हम देख ही चुके हैं, ये क्या है, एक GP में है, तो इसका पहला पद A क्या है, 1, और R की वैल्यू है ओमेगा, ये भी हम देख चुके हैं। सम यहाँ पर आप लगा दो n टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है GP का, Sn = A r⁻⁻1/r-1, और टोटल पद कितने हैं, 101, तो S101, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू है ओमेगा, n की वैल्यू है 101 और R की वैल्यू है कितनी, R की वैल्यू कितनी है, ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा-1। फॉर्मूला याद होना चाहिए n नंबर्स का निकालने के लिए यहाँ पर आपको GP का। बस आपने इसमें चीज़ें रख दी हैं। अब आप क्या करोगे, ओमेगा को आप तोड़ लोगे, कैसे, ओमेगा की 3 की पावर 33 कितना हो गया, ओमेगा की पावर 99 हो गया। अब ओमेगा 3 तो 1 है, तो ये पूरी एक वैल्यू क्या बन गई, ये वाली जो वैल्यू ये क्या बन गई, 1। ओमेगा स्क्वायर एक बच गया, क्योंकि 99 पावर ली थी ना, 2 पावर बच गई थी, तो बच जाएगा। तो ये हो गया ओमेगा क्यूब, तो 1 हो गया यहाँ पर आपका। तो बचा क्या आपके पास बचा ओमेगा स्क्वायर -1। अब ओमेगा स्क्वायर -1 क्या होगा, ओमेगा -1, ओमेगा +1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा ओमेगा +1। क्लियर है आपको? मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी कंडीशंस हमने इसमें डिस्कस करी हैं आपको अच्छे से वो आ गई होंगी। सो गाइज़, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे ऐसी ही और वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन सेशन